ट्वेल्थ क्लास बेटा अगेन वेलकम। तो यार अल्टरनेटिंग करंट में कुछ बेसिक बातें करने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज भी कुछ तो बेसिक्स ही होंगे, लेकिन फिर भी हम टॉपिक को मेन थोड़ा सा आज स्पीड में ले आएंगे। आज हम पहले तो थोड़ा सा डीसी और एसी को फिर से कंपैरिजन में लाते हैं कि अगर अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू इनको फ्लो करवाया जाए क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ बेसिक बातें होंगी एंड देन थोड़े कुछ न्यू फार्मूलाज वगैरह आ जाएंगे जिस पे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो अगर बेटा हम बात करें डायरेक्ट करंट की, अब डीसी में पढ़ा ही हुआ हमने, अपने पास बेसिकली जब हम करंट फ्लो करवाते थे एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर है ना, कुछ भी डिवाइस लगाओ उसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब बेसिकली अपने पास सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है। पढ़ते पढ़ते हमने एक कैपेसिटर नाम की चीज भी पढ़ी ली हुई है। ये मान लो क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। चलो ये कैपेसिटर हो गया। अब यार पिछले कुछ दिनों में हमारे पास एक और टर्म आ गई थी जिसको हमने बोल दिया था इंडक्टर। याद करो, रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफर करता है, और एक नई टर्म आ चुकी है इंडक्टर, एल से जिसको हमने क्या किया था, डिनोट किया था, जो कि क्या ऑफर करता है, इंडक्टेंस ऑफर करता है ना। सेल्फ इंडक्टेंस में आया था, हमने बोला था तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा। अच्छा, इंडक्टर को कुछ ऐसे हमने सिंबलाइज करना है सर्किट्स में। ये किसका सिंबल है, रजिस्टर का पता ही है। ये किसका, कैपेसिटर का पता ही है। यार ये याद रख लो, ये किसका सिंबल है, एक इंडक्टर का, जो कि क्या ऑफर करता है सर्किट में, इंडक्टेंस ऑफर करता है। ओके, तो अब से याद रखो अपने पास तीन कंपोनेंट्स हैं। वी आर हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, वन इज रेजिस्टेंस, one is capacitance and another is inductance। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। यार रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है। इंडक्टेंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन करंट। बात को समझो, रेजिस्टेंस है करंट को अपोज करना, करंट को ही नहीं आने देना। इंडक्टेंस है करंट जब तक तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है तब तक इंडक्टेंस अपना रोल प्ले नहीं करता, इंडक्टेंस होता ही नहीं मान के चलो। लेकिन जैसे ही करंट अपने आप में चेंज क्रिएट करने की कोशिश करता है, करंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। भाई जब भी करंट इंक्रीज या डिक्रीज होने की कोशिश करता है तो ये इंडक्टेंस अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है और उसमें होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करता है। फिर से सुन लो, रेजिस्टेंस मतलब करंट को अपोज करना, इंडक्टेंस यानी करंट में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करना। कैपेसिटर तो पता ही है, फिर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। अब देखो, हमने मान लो इनको डीसी सर्किट के अक्रॉस लगा दिया। ये कौन सा सर्किट है भाई, डीसी सर्किट है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला था पहले थोड़ा सा डीसी एसी में एक बार फिर से कंपैरिजन सा करवा दें। डीसी सर्किट के अक्रॉस अगर हमने किसी रेजिस्टर को लगा दिया तो ठीक है, वो अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ करंट। इक्वेशन क्या यूज होगी, V इज इक्वल टू IR यूज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यार कैपेसिटर को अगर किसी डीसी सर्किट के क्रॉस लगाओगे, डीसी सर्किट के क्रॉस, तो ये चार्ज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। डीसी सर्किट्स में सिर्फ जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है या जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है उसी वक्त कुछ करंट चलता है। इसमें तो ठीक है,
करंट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बातों को समझना, बेसिक्स ही हैं, अभी भी बेस ही बना रहे हैं। इसमें कैपेसिटर भैया अगर चार्ज हो गया उसके बाद इस सर्किट में करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहां पे तो रहेगा कुछ ना कुछ, I इज इक्वल टू V बाय आर, आएगा कुछ करंट, लेकिन भाई इसमें कोई करंट नहीं आएगा। याद करो हमारे पास जो बेसिक रिलेशन होती है वो होती है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ओके जी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होती है। अगर मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो करंट बनाने के लिए तो ये dq बाई dt हो गया, ये हो गया c तो कांस्टेंट है, ये dv बाई dt हो गया। अब अगर तो ध्यान से सुनना, अगर तो वोल्टेज में कुछ वेरिएशंस हैं, वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है, तो भाई कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा, क्योंकि ये I हो गया ना, ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू सी इंटू डी बाई डी टी। बिल्कुल बेस से बात कर रहा हूं मैं, तो I इक्वल टू सी इंटू डी बाई डी टी। मैं कह रहा हूं अगर वोल्टेज में कुछ वेरिएशंस आई, वेरिएशंस कम ज्यादा हुई, यानी देयर इज सम चेंज इन वोल्टेज, तो देखो करंट आ जाएगा। लेकिन डीसी सर्किट में क्या होता है, डीसी की वोल्टेज तो जो लगा दी भाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें वेरिएशन थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब डीवी बाई डी टी जीरो आ गया, डीवी बाई डी टी जीरो आ गया, मतलब करंट क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ लो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर तुमने बैटरी लगा रखी है, डीसी करंट लगा रखा है, डीसी सर्किट में है वो, तो स्टार्टिंग में जब वोल्टेज चेंज हो रही थी, देखो कैपेसिटर के अक्रॉस जब वो चार्ज हो रहा था तब करंट आया होगा, या जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, वोल्टेज कम हो रही है, तब करंट आया होगा। स्टेडी स्टेट में यानी जब डीसी सर्किट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद उसमें से कोई करंट वरंट फ्लो नहीं करता। याद रखो डीसी सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता। अब आते हैं किस पे, इंडक्टर पे। अब इंडक्टर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज वगैरह डेवलप होती है उसका तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, ये तो वोल्टेज लगा दी, याद करो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी था। ओके, माइनस को चलो इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, इसको मैं V लिख देता हूं। ओके, वोल्टेज ही है L इंटू डी आई बाई डी टी। अब बात को समझो कि अगर तो इसमें कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो, करंट कम ज्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, यानी देयर इज सम वेरिएशन इन करंट, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज वगैरह का कंसेप्ट आएगा। अदरवाइज डीसी सर्किट में अगर इसमें से कोई करंट में चेंज नहीं हो रहा, अब डीसी में नहीं होता, डीसी में तो करंट कांस्टेंट होता है। सिर्फ मैंने बोला हुआ है स्विच ऑन करते वक्त जब करंट राइज हो रहा है, या स्विच ऑफ करते वक्त जब करंट फॉल हो रहा है, उस दौरान करंट में चेंजेस आएंगे, उस दौरान उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज वगैरह होगी। दैट मीन्स इन डीसी सर्किट इंडक्टर का रोल सिर्फ स्विच ऑन होते वक्त जब करंट राइज हो रहा था, या स्विच ऑफ होते वक्त जब करंट फॉल हो रहा था, तभी आएगा। उसके अलावा क्योंकि करंट में कोई वेरिएशंस नहीं है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ओके जी, अब अगली बात सुनो, ये इंडक्टर है, किसी वायर का बना होगा, वायर का बना होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो डीसी सर्किट में ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकता। हां, अगर इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ना। अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगी, वो रेजिस्टेंस वाले फार्मूले के हिसाब से आएगी। फिलहाल हमने क्या बोला, डीसी सर्किट्स में अगर आप रजिस्टर लगाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, अपना काम करता रहेगा, V इक्वल टू आई आर, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी होगी, उसके अक्रॉस करंट भी होगा। लेकिन सेम डीसी सर्किट में अगर आपने कैपेसिटर लगा दिया तो भैया जब स्विच ऑन किया था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था या डिस्चार्ज हो रहा था, सिर्फ उस दौरान ही थोड़ा बहुत करंट
जो आना है आएगा। वो मैंने पिछली बार ट्रांजिएंट करंट की भी बात की थी, ये ट्रांजिएंट करंट ही आएगा बस। अदरवाइज कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, लेकिन उसके अक्रॉस कोई करंट वरंट, उसमें से कोई करंट वरंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। अब आ जाओ इंडक्टर पे। डीसी सर्किट में इंडक्टर का रोल सिर्फ स्विच ऑन होते वक्त या स्विच ऑफ होते वक्त ही है, क्योंकि उसी वक्त करंट में वेरिएशंस आ रही थी। एक बार करंट सेटअप हो गया, उसके बाद डीसी सर्किट में इंडक्टर का कोई रोल नहीं है। ये अपना रोल सिर्फ तभी प्ले करता है जब करंट में कोई चेंज आ रहा हो। एक बार करंट सेटअप हो गया, करंट में कोई चेंज नहीं, दैट मीन्स इसका कोई रोल नहीं। अगर हाँ इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता रहेगा ये। ओके जी, तो तुम्हारे सामने है जो भी है, जब तक करंट में वेरिएशन नहीं आएगी तब तक इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगी। जब करंट कांस्टेंट सेटअप हो गया, ये डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, नो चेंज इन करंट, तो वी भी जीरो हो जाएगी। याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डीसी सर्किट में वोल्टेज कुछ नहीं आनी, सिर्फ स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते वक्त आनी है। अब आते हैं अगली स्टोरी पे। एसी सर्किट में ये तीनों कैसे बिहेव करेंगे इन एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में मान लो डीसी की बजाय हमने एसी सर्किट में पहले किसको लगाया भाई, रेजिस्टर को, और ये एसी सप्लाई दे दी इसको। पता ही है तुम्हें एसी को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, ये कोई कैपेसिटर है, इसके क्रॉस भी हमने एसी सप्लाई दी। ओके, और ये कोई इंडक्टर है एल, इसके क्रॉस भी हमने एसी सप्लाई दे दी। तो जहां तक बेटा रेजिस्टर का सवाल है, डीसी लगाओ एसी लगाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेसिक इक्वेशन V इक्वल टू आई आर है, वो लगनी है। डीसी लगा दोगे तो भी उसके क्रॉस कोई ना कोई करंट आएगा। I इज इक्वल टू V बाय आर, I इज इक्वल टू V बाय आर आएगा ही आएगा। इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट तो रहना ही है, वो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I इज इक्वल टू V बाय आर वो आना ही था। दैट मीन्स अ रेजिस्टर हैज नो बिहेवियर चेंज इन एसी और डीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं बेटा कैपेसिटर पे। कैपेसिटर को एसी सर्किट में लगाओ, तो अभी हम कह रहे थे कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन ये है, I इज इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी। I इज इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी। I इज इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी। ये कैपेसिटर की इक्वेशन बनाई ना हमने, ये तो जनरल इक्वेशन है, एसी और डीसी हो। I इज इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी है ही है। अब यार डीसी सर्किट्स में वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं हो रही, बस स्टार्टिंग में हुई थी जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था या जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। डीसी में कोई वेरिएशन नहीं हो रही, इसलिए डीसी सर्किट में इसके थ्रू करंट क्या आएगा, जीरो आएगा, नहीं चलता। कहते हैं कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, वो डीसी को तो ब्लॉक ही कर देता है। मगर आपको एसी की डेफिनेशन याद होगी, एज पर डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, विच वेरीज कंटिन्यूसली। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो कंटिन्यूसली वेरी करता है, विच वेरीज कंटिन्यूसली एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। यानी यार जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, वो तो हर पल चेंजिंग मोड में है ना। कभी वोल्टेज ज्यादा हो रही है, कभी वोल्टेज कम हो रही है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, ऐसी करंट है। करंट भी कैसा है, वेरिएबल है।
तो यार एसी सर्किट्स में अगर कैपेसिटर लगाओगे तो इसमें तो वेरिएशन होती रहेगी। अगर इसमें वेरिएशन होती रहेगी तो ये जीरो नहीं है, डीवी बाई डी टी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अगर कुछ ना कुछ आएगी तो इस कैपेसिटर के थ्रू कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। यानी इन एसी सर्किट्स द कैपेसिटर्स प्ले एन एक्टिव रोल। कैपेसिटर्स एक्टिव रोल प्ले करेंगे। यहां ये पैसिव रोल प्ले करता है, कुछ नहीं करना उसने, सिर्फ चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान जो करना था कर दिया, उसके बाद डेड है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा डीसी वाले केस में। लेकिन भाई यहां पे बाकायदा होगा, यहां पे बाकायदा इसको स्टडी करेंगे, बाकायदा ये इक्वेशन बार बार यूज होती रहेगी। दैट मीन्स इन एसी वी हैव टू स्टडी कैपेसिटर आल्सो। इन एसी रजिस्टर तो स्टडी करना ही करना है भाई, कैपेसिटर भी स्टडी करना है। और ये इसकी बेसिक इक्वेशन होगी, नोट कर लो। जैसे रजिस्टर की बेसिक इक्वेशन क्या यूज करते हो, V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर। ऐसी बेटा कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू सी इंटू डीवी बाई डी टी। डीसी में डीवी बाई डी टी जीरो हो जाता है, इसलिए I जीरो हो जाता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा। तो एसी में बकायदा ये यूज होगी, I इज इक्वल टू सी इंटू डीवी बाई डी टी। पॉइंट ये निकला कि इन एसी सर्किट्स कैपेसिटर प्लेज एन एक्टिव रोल एंड वी हैव टू स्टडी इट। हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा, करेंगे। अब आते हैं इंडक्टर के केस में। भाई इंडक्टर के केस में डीसी में लगाया तो हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक इक्वेशन क्या है इसकी, V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये इसकी बेसिक इक्वेशन है, V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये किसकी बेसिक इक्वेशन हो गई, इंडक्टर की। अब अगर इसको डीसी सर्किट में लगाओगे, डीसी सप्लाई दोगे, तो डीसी में डी आई बाई डी टी जीरो होता है, चेंज नहीं ना हो रहा। सिर्फ कब चेंज हुआ था, स्विच ऑन या स्विच ऑफ। उस वक्त हमने बता ही दिया था फिर कि हाँ भाई कुछ ना कुछ उसके अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होगी। लेकिन एसी सर्किट में ये जो वेरिएशन इन करंट है ये कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूस, हर पल करंट में वेरिएशन चलती रहती हैं। यानी ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी डी आई बाई डी टी। और मेरे भाई अगर नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी तो वोल्टेज भी कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। यानी इंडक्टर एसी सर्किट्स में फिर वही बात एक एक्टिव रोल प्ले करेगा और हमें उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो डीसी में बेटा हम सिर्फ रजिस्टर को ही डिस्कस करते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं कि रजिस्टर को डिस्कस कर लिया, इनका ज्यादा रोल ही नहीं होता। बट इन एसी सर्किट्स रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों का अपना अपना रोल होगा मेरे भाई, तीनों का यूज होगा। हमने एक एक करके पहले डिस्कस करना है, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, तीनों के तीनों अलग अलग बेटा आराम से कल डिस्कस करना है। आज के टारगेट्स यही हैं, लेकिन पहले ये पॉइंट्स पता होनी चाहिए और तीनों की बेसिक इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसकी बेसिक इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू वी बाई आर, कैपेसिटर की I इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी, और इंडक्टर की V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाय डी टी। अब इसको नोट कर लो, अभी और कुछ बेसिक बातों पे ही हैं, वो भी करते हैं। हाँ नहीं बेटा, तो यार अगली बात यहां पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन कुछ छोटी छोटी ना टर्म्स आएंगे बेटा। टर्म्स इतना तो सीख लिया कि एसी में हमें रजिस्टर भी पढ़ना पड़ेगा, कैपेसिटर के थ्रू एसी फ्लो कराओगे क्या होगा वो भी पढ़ना पड़ेगा, और इंडक्टर के थ्रू जब हम एसी पास करेंगे तो क्या होगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। तीनों की बेसिक इक्वेशन याद होनी चाहिए। V इक्वल टू आई आर, कैपेसिटर के केस में I इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी, और इंडक्टर के केस में V इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी।
अब ये तो याद होनी चाहिए। अब कुछ और टर्म्स आएंगी बेटा, जैसे यहां पे बेसिकली ना एक टर्म आएगी अब अपने पास, इंपीडेंस, रिएक्टेंस। अब ये चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सुनना ध्यान से। बार बार यहां पे वर्ड आएगा इस चैप्टर में, इंपीडेंस। अब पहले ही सारी चीजें क्लियर कर जाते हैं। यहां वर्ड आ जाएगा रिएक्टेंस, यहां वर्ड आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां एक टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, या कुछ और चीजें, एक दो और बातें आएंगी, एक्सेप्टेंस बताते हैं। अब ये क्लियर होना चाहिए बेटा है क्या चीज। इंपीडेंस वर्ड जो है वो आया यार ऑपोजिशन से। इंपीड मतलब टू अपोज, इंपीड मतलब टू अपोज। समझ लो 1 2 3 4 चारों चीजें जो है ना वो सेम ही है। रेजिस्टेंस मतलब टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, इंपीडेंस का मतलब भी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। यार कैपेसिटेंस का मतलब भी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब भी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। ये चारों के चारों जो चीजें लिख रखी हैं, नाम इनके अलग अलग हैं बेसिकली सारे ही रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अब फर्क क्या है समझो, सर्किट में कुछ भी लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। अभी हमने बोला कि यार एसी सर्किट पढ़ रहे हो, कैपेसिटर भी लग सकता है, इंडक्टर भी लग सकता है, रजिस्टर भी लग सकता है। यार दोनों की कॉम्बिनेशन लग सकती है, तीनों की कॉम्बिनेशन लग सकती है। इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है सर्किट में, और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तीनों लग सकते हैं, दो दो के जोड़ी में लग सकते हैं, कल्ला कल्ला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीन है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों कॉम्बिनेशन में लग सकते हैं मेरे भाई। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, तीनों को इकट्ठे लगा दिया एसी सर्किट में। भाई दो दो लग सकते हैं, ये और ये लगे होंगे, ये और ये लगे होंगे, ये और ये लगे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो सब ने करंट को कुछ ना कुछ अपोज करना होगा। अब भाई जो जनरल टर्म यूज होती है ना, जनरल टर्म यूज होती है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट के लिए, वो इंपीडेंस है। अगर मैंने इंपीडेंस बोल दिया तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है रजिस्टर है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है, किसी के लिए भी चल जाएगा। इंपीडेंस वर्ड इज द जनरल टर्म यूज्ड फॉर ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसने जो करंट को अपोज किया उसको भी मैं इंपीडेंस कह सकता हूं। अगर तीनों मिलके जो करंट को अपोज कर रहे हैं उसको भी मैं इंपीडेंस कह सकता हूं। इंपीडेंस इज द जनरल टर्म यूज्ड फॉर ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इंपीडेंस इज, मैंने बोला, द जनरल टर्म यूज्ड फॉर ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। एक फ्लो चार्ट में सारी बात को बताते हैं यार। इंपीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस तुम्हें पता ही है आर से, कैपेसिटर द्वारा ऑफर किए हुए ऑपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, एक्सी से डिनोट करना है, और इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, एक्सएल से डिनोट करना है। मैंने बोला इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी कि जेड इज द जनरल टर्म यूज्ड फॉर ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इंपीडेंस जनरल टर्म है जी, यूज्ड फॉर ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इसको मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। एक को मैं कह देता हूं रेजिस्टेंस,
ठीक है जी। दूसरे को कह रहा हूं भाई रिएक्टेंस। एक हो गया रेजिस्टेंस, एक क्या हो गया रिएक्टेंस। अगर सिर्फ रजिस्टर लगाया है बेटा सर्किट में, अगर सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है आर, तो उसके द्वारा जो सर्किट को ऑपोजिशन दी जा रही है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। आर से नोट करते हैं, पता तुम्हें यूनिट इसकी ओम होती है, यूनिट तो सबकी ओम आएगी यार। ओके, अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है या इंडक्टर लगा हुआ है, एल एंड सी दोनों लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है सिर्फ कैपेसिटर, इंडक्टर है सर्किट में, या दोनों की कॉम्बिनेशन है, आर नहीं है इनमें, आर नहीं है, एल अकेला है, सी अकेला है, या एल और सी मिलकर आ गए, तो यार ये सर्किट में जो करंट को ऑपोजिशन ऑफर करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। किससे डिनोट करते हैं इसको? एक्स से डिनोट करते हैं। इट इज रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्स। यूनिट इसकी ओम, ऑपोजिशन ही तो है। यूनिट रेजिस्टेंस की भी क्या? ओम। यूनिट रिएक्टेंस की भी क्या? ओम। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस एक बार फ्लो चार्ट में दे दिया, कम से कम क्लैरिटी तो रहेगी ना। ऐसे बेटा अब रिएक्टेंस दो टाइप का हो गया। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो जो ऑफर करेगा उसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर सर्किट में ओनली इंडक्टर लगा हुआ है तो उसको कह देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये बातें भी मेरी करनी जरूरी हो जाती हैं भाई, नहीं तो बाद में बच्चे को पता ही नहीं लगता, सीधा क्वेश्चन निकालने लगता है, पता ही नहीं लगता यार कौन सी चीज क्या है। ये क्या हुआ? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर ओनली। ये क्या हो गई भाई? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर ओनली। इसको किससे डिनोट करेंगे? एक्स एल से, सॉरी एक्सी से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना एक्सी से। इसको किससे डिनोट करेंगे? एक्स एल से। तो सिंपल सी कहानी है भाई, तीन बातें आएंगी तुम्हें। एक आएगा आर, चार, एक आएगा आर, एक आएगा एक्सएल और एक आएगा एक्सी, और जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर आएगा जेड। ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर ओनली, एक्सएल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या हो गया? एक्सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों के लिए जनरल टर्म क्या हो गई? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस लिखा हुआ है, रिएक्टेंस को भाई एक्स से डिनोट करना था, और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। पांच हो गई बातें, देखो रेजिस्टेंस। सर्किट में सिर्फ आर लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर कर देगा, सर्किट में भाई सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर कर देगा। ठीक है जी। अगर कैपेसिटर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन है तो उसको रिएक्टेंस भी कह सकते हो, इंपिडेंस भी कह सकते हो। भाई तीनों की कॉम्बिनेशन है तो उसको इंपिडेंस कह सकते हो, कल्ले कल्ले को भी इंपिडेंस कह सकते हो। इंपिडेंस तो इनका जनरल नेम है, सबका जनरल नेम क्या है? इंपिडेंस। ये सिचुएशन है जो भी है तुम्हारे सामने है। ओके, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ओनली रेजिस्टेंस, तो इसकी बेसिक इक्वेशन है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि अकेला रजिस्टर लगा हुआ भैया क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस। V इक्वल टू आई आर। ठीक है। अगर बेटा जी सर्किट में ओनली इंडक्टर लगा हुआ है तो इसकी बेसिक इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। वो जो पहले बेसिक इक्वेशन लिखवाई थी वो तो है ही है।
लेकिन एक्सेल के टर्म्स में इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सेल। एक्सेल की वैल्यू क्या है वो बाद में निकलेगी, एक एक करके निकलेगी एक्सेल। और बेटा कैपेसिटर के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, ये जनरल बातें। यानी अगर मुझे यहां का करंट निकालना हो तो V बाय आर है, अगर यहां से करंट निकालना हो तो V बाय एक्सएल है, और अगर यहां से करंट निकालना हो तो V बाय एक्स सी है। ठीक है, जनरल V इज इक्वल टू आई जेड है, यानी I इज इक्वल टू V बाय जेड। ये जनरल हो गया, जनरल टर्म। जेड के यहां पर इंपीडेंस। तो एक ये भी बात पता होनी चाहिए कि इंपीडेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेटा इनके उल्टे, अब आपको पता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस। ऐसी बेटा इंपीडेंस मतलब अपोज करना, इसका रिवर्स जो टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। इंपीडेंस का उल्टा जो है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। लिख देते हैं यहीं पे, चलो। इंपीडेंस का बिल्कुल रिवर्स है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। रिएक्टेंस का जो उल्टा है दैट इज कॉल्ड ससेप्टेंस। इनको पढ़ा था ना, ससेप्टिबिलिटी, उसी से रिलेटेड टर्म आ गई। ससेप्टेंस मतलब अलो करना, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना। बाकी रेजिस्टेंस का उल्टा तो तुम्हें पता ही है, फिर ये क्या होता है, कंडक्टेंस। तो ये टर्म्स आती रहेंगी, करते रहना। एक टर्म यहां पे और रहेगी, उसके बाद फिर काम की बात पे आ रही है, भी काम की है, लेकिन वहां से कुछ रिजल्ट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। एक टर्म अपनी और रह गई, लिख लेना, हेडिंग डालना, फेजर डायग्राम्स। नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा फेजर डायग्राम्स। इसको मिटा देते हैं, एक टर्म अपनी फेजर रहेगी, वो भी कवर अप कर लो। बेटा फेजर डायग्राम्स जो हैं वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली करंट और वोल्टेज को। बेटा यहां पे जो फेस वर्ड है ना, PHASE, फेस, ये वही फेस है जिसको हम 11th क्लास में पढ़ते होते, फेस डिफरेंस, है ना। दो वेव की इक्वेशन बनाते थे और उनके बीच में कहते थे कि फेस डिफरेंस है जी 90 डिग्री का फेस डिफरेंस, ओके, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस, या 45 डिग्री का फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस मतलब दो वेव्स के बीच में एंगल का कितना फर्क है, या कह लो टाइमिंग का कितना फर्क है, क्योंकि आपको पता है एंगल और टाइमिंग एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग चलती है। अगर फुल साइकिल चल लिया, फुल साइकिल, तो इसका मतलब टाइम पीरियड के इक्वल होगा, कैपिटल टी के इक्वल, और उस दौरान एंगल 2π होगा। आधा साइकिल चला है तो टाइम T/2 है और एंगल पाई है, 2π का आधा। अगर π/2 इसका मतलब T/4, तो वो टाइम और एंगल एक ही बात है। क्या बोल रहे थे हम, फेजर पढ़ना है थोड़ा सा। फेजर, मैंने बोला फेजर वर्ड कहां से आया, फेस से आया। अब देखो फेस तो आना ही है, यहां पे सारा का सारा वही वेव टाइप तो बात चल रही है। अब जब दो दो चीजें इकट्ठी आएंगी ना बेटा, फेस का रोल वहां पे आता है जब हमें दोनों के बीच में क्या बताना होता है, फेस डिफरेंस बताना होता है। दोनों के बीच में फेस डिफरेंस बताना होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये दो वेव्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर बनाऊं, तो क्लियर है देयर इज नो फेस डिफरेंस। जब इसका मिनिमम आता है उसी का भी मिनिमम है, जब इसका पॉजिटिव मैक्सिमम है इसका पॉजिटिव मैक्सिमम है, इसका नेगेटिव मैक्सिमम है इसका नेगेटिव मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, जिसको फाई से डिनोट करते होते थे, 0 है। अब आपको यह भी क्लियर ही होगा कि अगर दो वेव्स, एक ऐसे और दूसरी वाली ऐसे बना दूं,
कुछ ऐसे। तो यहां आपको क्लियर होगा दोनों के बीच में बेटा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। एक का जब पॉजिटिव मैक्सिमम चलता है, दूसरे का उसी वक्त नेगेटिव मैक्सिमम है। जब इसका नेगेटिव हो जाता है, इसका पॉजिटिव होता है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है भाई? 180 डिग्री या पाई रेडियन का। तो डायग्राम के हिसाब से हमें फेज डिफरेंस समझने आते हैं, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक और बना लो चलो। अगर मैं एक के ऊपर एक दो वेव्स बनाऊं, एक कुछ ऐसी रखूं, दूसरी बना रहा हूं, जब इसका मिनिमम है तब इसका क्या है? मैक्सिमम। जब इसका मैक्सिमम होता है तब ये कहां आ जाता है? मिनिमम पे। जब ये 0 पे आता है तब ये कहां चले जाता है? नेगेटिव मैक्सिमम पे। जब ये मैक्सिमम पे आता है ये फिर से किस पे आता है? 0 पे, और ऐसे ही चलता रहता है, ये 0 पे मैक्सिमम पे। तो बेटा यहां पे आपको कहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का, या कह लो π/2 का। तो दो वेव्स हो, दो वेव्स की इक्वेशंस हो, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो ही सकता है। एक आगे चल रही होगी, एक पीछे चल रही होगी। अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको आप इस टाइप के डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते थे। ये भी एक तरह के फेजर डायग्राम्स ही हैं। लेकिन यहां पर जब हम एसी पढ़ रहे हैं तो अब देखो फिर से अपने पास ये वेव टाइप ही इक्वेशन ही तो है। वोल्टेज की E0 sin ωt पढ़ लिया हुआ तुमने, और करंट की I0 मैंने बोला था साइन भी हो सकती है, कॉस भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर वोल्टेज साइन में चल रही है तो करंट साइन में चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज E0 sin ωt है तो उस वक्त उस सर्किट का करंट sin ωt प्लस π/2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वोल्टेज E0 sin ωt चल रही है तो उस वक्त करस्पॉन्डिंग करंट I0 sin ωt प्लस 45 डिग्री आ जाए। भाई ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि करंट और वोल्टेज बिल्कुल सेम ही रहेंगे, कि एक साइन में या दूसरी साइन में चलेगी। हो भी सकता है, हमने बोला बार बार, हो भी सकता है भाई, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर E0 sin ωt है तो करंट की इक्वेशन किसी भी एंगल पे डिफरेंस में हो सकती है। वो 90 हो सकता है, वो 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने फाइल लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया? फाइल लिख लिया। तो आप समझो बात को, ये दोनों इक्वेशंस कह रही हैं कि जब हमने एक पर्टिकुलर सर्किट में करंट पास करवाया तो वोल्टेज और करंट के बीच में साफ साफ दिख रहा है देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई एंगल। क्लियर है? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है भाई, मैं तो कल से बोल रहा हूं, पिछले लेक्चर से, कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम फेज में भी हो सकते हैं, वोल्टेज करंट हो सकता है कि सर्किट में सेम फेज में हो। 90 डिग्री पे आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे यहां पे करंट 90 डिग्री से आगे चल रहा है, या माइनस भी हो सकता है। हो सकता है करंट 90 डिग्री से पीछे चल रहा हो वोल्टेज से। 45 डिग्री का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जनरल मैंने फाइल लिख दिया, पॉइंट टू बी नोटेड ये है, देयर मे बी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट when it is passed through AC circuits। AC सर्किट्स में जब वोल्टेज को, AC वोल्टेज को पास किया जाएगा तो देयर मे बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कोई भी लीड कर सकता है, कोई भी लैग। लीड मतलब आगे चलना भाई, लैग करना मतलब पीछे चलना। जैसे इस वक्त जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है
इसमें वोल्टेज लीड कर रही है, ये 90 डिग्री से माइनस में चल रहा है। जो इस वक्त यहां लिखी हुई है इसमें इस वक्त जो करंट है वो लीड कर रहा है, वो 45 डिग्री से प्लस में चल रहा है, यहां पे लीड कर रहा है, फाई एंगल से प्लस में चल रहा है। बात को खत्म करो कि भाई फेस डिफरेंस हो सकता है, और फेस डिफरेंस को या तो तुम ऐसे वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकती हो, या इक्वेशन देख के समझ में लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ क्या है, फेस डिफरेंस है। या फिर बेटा जी एक स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम्स बनाए जाते हैं जिनको कौन से डायग्राम कहते हैं, फेजर डायग्राम्स कहते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि एक फेजर नाम की चीज आ गई। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, व्हाट इज फेजर डायग्राम, ये नहीं आता भाई। व्हाट इज फेजर डायग्राम ऐसे करके कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन अब फेजर डायग्राम का यूज तो आएगा ही आएगा ना, वो ना बोले हुए भी आ जाएगा, आपको यूज करना ही पड़ेगा, हर जगह पे करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो फेजर डायग्राम का यूज तो फिर आ ही जाएगा ना मेरे भाई। तो हमने बोला फेजर डायग्राम क्या चीज है, कहते हैं कि दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर्स, एक तरह के यार वेक्टर्स ही हैं, रोटेटिंग फॉर्म में बनाते हैं। दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट फेस डिफरेंस, used to represent phase difference between voltage and current in AC circuits। ठीक है जी, used to represent phase difference between voltage and current in AC circuits। कुछ भी नहीं है, बात को बस समझा दिया मैंने। अब खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। रोटेटिंग वेक्टर्स हैं यार, करना क्या होता है, एक वे एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस टाइप ले लो। ओके, अगर ये वोल्टेज है और तुम्हें दिख रहा है या पता है देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दोनों की इक्वेशन सेम है जो यहां पे लिखी हुई थी मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी और उधर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये जो मैंने अभी इस वक्त बनाया ये फेजर डायग्राम हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में शो कर दिए, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो ये एक तरह का क्या हो गया, फेजर डायग्राम। इसकी जरूरत पड़ती रहेगी अगर यार करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो और करंट लीड कर रहा हो, देखो ये भी देखना पड़ेगा, करंट लीड कर रहा हो तो ऐसे बनेगा, ये करंट और ये वोल्टेज हो जाएगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस या π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, ये फेजर डायग्राम हो गया। अगर वोल्टेज लीड कर रही होती, वोल्टेज लीड कर रही होती तो इस डायग्राम को ऐसे बना देते हैं, इधर वोल्टेज प्लॉट करनी पड़ती और इधर क्या प्लॉट करना पड़ता, करंट प्लॉट करना पड़ता। मेरे भाई ये ऐसे चलता है, ऐसे चलाने ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंगल जब मेजर करना शुरू करते तो एंटी क्लॉकवाइज चलते ना, तो इधर को बढ़ रही है ना, जो इधर को आ गया वो लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा था तो करंट ऊपर बन जाएगा, वोल्टेज लीड कर रही है तो वोल्टेज ऊपर बन जाएगी। अगर इसको हमने ऐसे बना दिया, ये वोल्टेज है और ये करंट है और ये टोटल एंगल कितना है, π/2 है। यहां पे भी क्या बोलूंगा, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। कितना फेज डिफरेंस है, π/2। किसके बीच में, वोल्टेज और करंट में। और लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज। आगे कौन है, वोल्टेज। लीड वोल्टेज कर रही है। अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस वैसे ही जनरली फाई हो, ठीक है जी, ये करंट हो
और ये वोल्टेज हो, वोल्टेज को ई से नोट किया, ई फॉर ईएमएफ भैया, बीच में क्या आ गया, फाई आ गया। तो सिंपल सी कहानी कि देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ फाई बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड करंट लीड्स। तो ये जो अभी डायग्राम बने ना, इन्हीं को फेजर डायग्राम कहते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार में सारी बातें जो बीच बीच में आनी है ना यार वो कर दी, जरूरी है, इनके बिना बात बनती नहीं है। अब यहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर अगली बात पर हम आ रहे हैं। हाँ जी बेटा यार, अब आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बेटा आज के लेक्चर का, वहां तक पहुंचे हम। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन यार वो छोटी छोटी बातें हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो वो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। लिखना जी जरा, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एसी थ्रू रजिस्टर अलग से डिस्कस कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। फिर एसी थ्रू इंडक्टर, फिर एसी थ्रू कैपेसिटर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग डाल लो, एसी थ्रू अ रजिस्टर। पहली हेडिंग डालना बेटा, एसी थ्रू अ रजिस्टर। एक एक करके सारे कर देने हैं। एसी थ्रू अ रजिस्टर, यानी किसी भी रजिस्टर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट को पास किया जाए तो क्या होगा, थोड़ा फास्ट मोड में करवाएंगे, रिजल्ट निकलेंगे। ध्यान देना बेटा। मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है, ठीक है जी, इसके क्रॉस मैंने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी। अब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो भी लगाई उसको मैंने किससे डिनोट करना है, मान लो ई नॉट साइन ओमेगा टी से किया। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर वोल्टेज को ई नॉट साइन ओमेगा टी से किया है तो करंट की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या होगी। अब वही हमने ढूंढनी है कि उसकी क्या इक्वेशन होगी। अब कोई भी रजिस्टर होगा यार, उसकी बेसिक इक्वेशन तो V इक्वल टू आई आर है ना, यानी I इक्वल टू V बाय आर है। अब यहां से हमने बोला देयरफॉर I इक्वल टू V बाय आर। V कितनी है फास्ट मोड में भाई, अब हम ई नॉट तीनों करने की कोशिश है, साइन ओमेगा टी, V की जगह भैया ई नॉट साइन ओमेगा टी और नीचे R आ गया। ओके जी, अब यहां से I इज इक्वल टू, इसको ई नॉट बाय आर, इसको साइन ओमेगा टी लिख दिया। यार ई नॉट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, ये करंट की इक्वेशन बन रही है, तो इसको मैंने आई नॉट लिख दिया। ई नॉट बाय आर को क्या लिख रहा हूं भाई, आई नॉट लिख रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू तो यही है ना, जो भी है। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहां पे आई नॉट ही बनता है, और क्या बनेगा। तो दैट मीन्स अब मैंने इसको लिख दिया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब यार सिंपल सी बात कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। मैंने बोला था जरूरी नहीं है वोल्टेज साइन में होगी तो करंट साइन में ही होगा, लेकिन यह भी थोड़ी बोला था कि होगा ही नहीं, हो भी तो सकता है। तो बेटा जी पॉइंट यह है कि रजिस्टर के केस में, इन केस ऑफ रजिस्टर, अगर वोल्टेज साइन में चल रही है ना मेरे भाई, तो करंट भी साइन में ही आएगा। अगर ये कॉस में होती तो ये भी पूरा पूरा किस में आता, कॉस में होता। मेरे कहने का मतलब है अगर करंट एसी रजिस्टर के थ्रू फ्लो करवाओगे तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मैंने जल्दी से बात खत्म कर दी, पॉइंट आ गया। एसी को अगर बेटा रजिस्टर को किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में लगा दो तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज they remains in same phase, that is they remains in same phase, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा बेटा। रजिस्टर एसी में और डीसी में उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फेस का भी वही रहेगा, दे रिमेन इन फेस, सेम फेस। अगर मैं बेटा फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम, तो अगर वोल्टेज इधर प्लॉट की तो करंट भी मुझे इधर ही प्लॉट कर देना है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 0 रहेगा। फेज डिफरेंस विल बी 0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अगर बेटा जी ये वोल्टेज है तो करंट भी इसके साथ साथ ही चलेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड में तो देखो फर्क हो ही सकता है ना, मतलब करंट और चीज है। अब तरफ क्या था? टाइम। इस तरफ वोल्टेज या फिर करंट है। ये लाल वाला वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये काला वाला करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो फेज डिफरेंस। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। वो साइन में वो भी साइन में चलेगी, कॉस में वो भी कॉस में चलेगी। ओके। एक और बात कि यहां पर I इक्वल टू ई नोट बाय आर आ गया ना। I इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? ई नोट बाय आर। अब बेटा पॉइंट ये है कि अगर डीसी सर्किट होता तो भी I इक्वल टू ई बाय आर आता है। एसी सर्किट में भी I इक्वल टू ई बाय आर ही आ गया। यानी एक जो रजिस्टर है ना, वो डीसी सर्किट को कितनी ऑपोजिशन ऑफर करता था? आर ओम्स। एसी सर्किट्स में भी कोई ऐसा खास फर्क उसको नहीं पड़ा है। इट ऑफर्स अगेन सेम रेजिस्टेंस आर ओम। अगर एक रेजिस्टेंस 100 ओम का है, चाहे उसको एसी सर्किट में लगा दो बेटा जी, चाहे उसको डीसी सर्किट में लगा दो, कोई फर्क नहीं है। अगर 100 ओम है, एसी सर्किट होगा तो भी इसने 100 ओम की ऑपोजिशन देनी है, डीसी सर्किट होगा तो भी इसने 100 ओम की ऑपोजिशन देनी है। कोई फेस का डिफरेंस नहीं, ऑपोजिशन का कोई फर्क नहीं। एक रेजिस्टर जो है वो एसी और डीसी में बिना फर्क के, बिना टेंशन के अपना नॉर्मल बिहेवियर देता रहता है। तो इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, छोटी बात थी, सीधा अगली बात पे चलते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इंडक्टर पे आ रहे हैं, वहां पे कुछ फर्क आप में महसूस होंगे बेटा। तो रजिस्टर वाली बात हमने खत्म कर दी। अगली हेडिंग डाल लो, एसी थ्रू अ इंडक्टर, एसी थ्रू एन इंडक्टर, एन लगेगा, एसी थ्रू एन इंडक्टर। डालो जी हेडिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू एन इंडक्टर। बात को हमने जल्दी खत्म किया और अगली हेडिंग उसमें टाइम लग सकता है, एसी थ्रू एन इंडक्टर, एसी थ्रू एन इंडक्टर। बेटा लिख लो कि मान लेते हैं जी हमारे पास एक इंडक्टर है सर्किट में, तो अगली हेडिंग में अपनी एसी थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है जी, लिखो कि लेट अस कंसीडर एन। इसको थोड़ा ढंग से करना। इंडक्टर, एक इंडक्टर है मेरे भाई, इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है और जिसको हमने एसी सर्किट में लगा दिया। ओके, अब इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L है, इसको एसी सर्किट में लगाया, तो शुरुआत वहीं से की कि लेट अपनी जो एसी वोल्टेज है वो कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट की इक्वेशन ढूंढनी है, उसके लिए हमें इसकी बेसिक इक्वेशन पे आना पड़ेगा। बेसिक इक्वेशन हमने पिछली डिस्कशन में बताई है बेटा। फिर इंडक्टर की क्या होती है? V इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI बाय dt। याद करो, मैंने बोलता माइनस साइन इग्नोर कर दो, लेकिन असली इक्वेशन में तो फिर E इक्वल टू, यहां पे V की जगह E नहीं होता था, E इज इक्वल टू माइनस L DI बाय dt। अब यहां पे माइनस फेस देखना है ना, फेस, तो फेस के लिए माइनस का तो ध्यान रखेंगे। इसको फिर मैंने V लिखूं, E लिखूं, एक ही बात है, शायद याद आ गया होगा,
माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये क्या है? इसकी बेसिक इक्वेशन है। अब ई मेरे पास है मेरे भाई, निकालना क्या है? करंट निकालना है। तो ये पहले मैंने साइड पे लिखा था, अब मैंने लिखा कि वी हैव E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ध्यान देना, यहां से डी आई इज इक्वल टू माइनस ई आएगा। देखो डी आई इज इक्वल टू माइनस ई के नीचे एल आ जाएगा, साथ में डी टी आ जाएगा। चेक करना गलत तो नहीं कर दिया। डी आई इज इक्वल टू ई डी टी के नीचे एल, ई डी टी के नीचे एल, माइनस लगेगा। अब क्या करो? ई अपने पास है, ये एसी सर्किट वाली वैल्यू पुट कर दो भाई। तो क्या हो गया? यहां से अपने पास रिजल्ट आ गया, यहां लिख ले भाई, यहां से रिजल्ट आ गया डी आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे एल है, साथ में क्या चल रहा है? डी टी। चेक कर लेना भाई, गलती वलती हो जाती होती है हमसे। अब इसको क्या कर दिया मैंने? बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि आई निकालना तो पड़ेगा ही। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाय एल है, साइन ओमेगा टी है, dt है। चेक करते जाओ। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। ये तो i हो गया, बन रही है i की इक्वेशन। माइनस है, ई नोट है, एल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt है। ध्यान देना, i इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाय एल। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई? माइनस कॉस ओमेगा टी। लिमिट वगैरह यहां पर है नहीं है तो छोड़ दिया। ओके जी। अब यहां से i इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस कर दो यार, ये बन जाएगा ई नोट के नीचे l, और साइन की इंटीग्रेशन क्या हो गई थी? कॉस ओमेगा टी। ये बन गया कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बेटा एक चीज रह गई है ना, साइन ओमेगा टी की जब इंटीग्रेशन होगी तो कॉस ओमेगा टी हुई। ठीक है। अब यहां पर बेटा जी, पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, अगर तो सिर्फ कॉस थीटा होता तो साइन थीटा ही होता, तो साइन थीटा का कॉस थीटा ही हो जाता। लेकिन बेटा इसके पास ओमेगा टी भी है ना, इस पार्ट की डिफरेंशिएशन कर कर डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओमेगा आएगा, तो यहां ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये स्टेप ध्यान देना। साइन की तो कॉस हो गई होगी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी ओमेगा टी की जब हमने इस पार्ट की बेटा डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ती होती है, इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करके ये ओमेगा नीचे भी आएगा। इसके नीचे क्या आ गया? ओमेगा भी आएगा। तो इसके नीचे ओमेगा भी आना था। ध्यान देना, ये रिजल्ट बन गया जी। i इज इक्वल टू, इसको मैं आई नॉट लिख रहा हूं, ये क्या आ गया? कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया। इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस की बेटा इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है। साइन की इंटीग्रेशन क्या हुई? माइनस कॉस हुई। ये वाला पार्ट भी ध्यान रखना है। साइन 2 थीटा होता, उसकी इंटीग्रेशन करते वो कॉस 2 थीटा तो आती आती 2 थीटा की डिफरेंशिएशन करके 2 आएगा, वो नीचे डिवाइड होगा। ओके। अब कंपेयर करो, वही जो हम बोल रहे थे कि अगर वोल्टेज की इक्वेशन भाई साइन में है तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि करंट की इक्वेशन साइन में आएगी। ये तो कॉस में आ गई, आनी थी। तो हो सकता है इसकी इक्वेशन बेटा अगर साइन में चल रही है तो उसकी इक्वेशन किस में चल रही है? कॉस में चल रही है, जिसमें से
अब आई नॉट भी हमारे सामने आ चुका है। ओके, अब थोड़ा सा अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, क्योंकि बेटा साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब 90 का तो दिख गया, लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, वो भी चेक करना है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई मतलब ये साइन में है, उसको भी साइन में बनाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है कि मैं इसको, ये तो आई नॉट है, चलो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। कॉस थीटा इज आल्सो साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने इसको लिखा कॉस ओमेगा टी को साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी ओमेगा टी। तो इसको लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी माइनस, सॉरी, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब यहां से I इज इक्वल टू, ये क्या बन गया भाई, आई नॉट, यहां क्या आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखो माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, माइनस क्या निकाल लिया, कॉमन। तो ये साइन माइनस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बाहर क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। ओके जी, अब बाहर माइनस आ गया, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन में हमें यह दिखने लग गया कि यहां से I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां पे इस माइनस को अगर मैं इग्नोर करूं तो इसके सामने अगर मैं लिखता हूं, यह बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, अब ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपके आ जाता है, या कह लो कि आ सकता है। थोड़ा ध्यान देना, आ सकता है। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो पहली बात तो एक साइन में कॉस में वो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। अब बेटा अगर इन दोनों की बात और दिख रही है, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। दूसरी बात ये भी क्लियर हो रही है, वोल्टेज जो है आगे चल रही है और करंट जो है पीछे चल रहा है। एक तो यहां तक नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा अभी इसको। एक तो यहां तक बेटा नोट करो, इस चीज को अभी हम मिटाएंगे। रिजल्ट आ गया तुम्हारा। रिजल्ट ये है कि वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। भाई माइनस पाई बाय 2 है, करंट लैग करता है। करंट 90 डिग्री से लैग करता है, या कह लो वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करती है। तो कंक्लूजन पे आओ जी, इफ एसी इज पास थ्रू एन इंडक्टर, अगर एसी को किसी इंडक्टर के थ्रू पास किया है, तो पहली बात जो अभी अभी हमने कवरअप की वो ये है कि अगर बेटा जी वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट कितना आ गया, ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जिसको फिर मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 करके लिख दिया था। तो पॉइंट क्या निकला, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन करंट इज पास थ्रू एन इंडक्टर। पहली बात, देयर इज अ फेज डिफरेंस of pi by 2 between voltage and
करंट एंड वोल्टेज लीड्स। वोल्टेज क्या करेगी? लीड करेगी, या कह लो करंट लैग्स। वोल्टेज लीड करेगी, या कह लो करंट क्या करेगा भाई? लैग करेगा। फेजर डायग्राम बनाओ, तो फेजर डायग्राम में ये क्या बनाओगे? अगर करंट, तो वोल्टेज ऊपर बनेगी। वोल्टेज ने 90 डिग्री से क्या करना है? लीड करना है। अगर मेरे भाई तुमने गलती से करंट वोल्टेज इधर बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट नीचे बना देना। बस दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस होना चाहिए और वोल्टेज लीड करती हुई शो होनी चाहिए। वोल्टेज लीड करती हुई शो होनी चाहिए, तो फेज डिफरेंस π/2 होता है, याद रखना। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आ रही है, वो आ रही है कि I = E/ω/L है। अब देखो I किसके इक्वल आ गया? E0/ω/L के। लेकिन यार याद करो, इतनी डिस्कशन तो मैंने करवाई दी कि जो इंडक्टर होता है उसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो तो है ही है, लेकिन मैंने इंडक्टर की बेसिक इक्वेशन याद करो, V = I × XL लिखवाई थी। V = I × XL। V = I, ये R का रोल प्ले कर रहा है ना, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ R। क्या बोला था इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, क्या बोला था हमने इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था। एक्सेल क्या है आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सेल को हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था। अब इसके हिसाब से यार I = V/XL है और उधर I = E/ अब ω/L। याद करो, करंट को तो I बोल दिया, ये पीक करंट है ना, ये तुम्हारा पीक करंट है। ओके, ये पीक करंट है, तो भाई ये पीक वोल्टेज होगी। और जो नीचे आ रहा है, नीचे I0 = E0/XL। बेटा नीचे जो आ रहा है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? एक्सेल। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ω/L के इक्वल आ रही है। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्वांटिटी, लिखने को लिख भी सकते हो, यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्वांटिटी ω/L है ना मेरे भाई, क्वांटिटी ω/L है, जो क्वांटिटी ω/L है, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस हेयर। बेटा ये जो क्वांटिटी ω/L है, इट हैज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो ω/L क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस कौन सी हैं? रेजिस्टेंस वाली हैं। इट हैज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका नाम फिर मैंने क्या रख रखा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस रख रखा है। तो बात करते करते यहां तक पहुंची है कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर उसमें से AC पास करोगे तो देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन। वोल्टेज लीड करेगी, π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस होगा और वोल्टेज लीड करेगी मेरे भाई। ऊपर से एक ये भी बात निकल गई कि एक इंडक्टर जो है वो AC सर्किट में ठीक है, वो तो हम बोल ही रहे हैं, काम करेगा ही करेगा, बढ़िया काम करेगा, करंट फ्लो होगा उसके थ्रू। लेकिन वो AC सर्किट को बेटा कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा? एक्सेल, जिसका नाम क्या बोल दिया मैंने? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इस एक्सेल की भाई बातों बातों में हमने वैल्यू ढूंढ ली है
ओमेगा एल, यानी एक इंडक्टर कितनी ऑपोजिशन ऑफर करता है सर्किट को, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल बेटा, ठीक है। या इसको मैं 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू एल भी लिख सकता हूं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू एल, कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई न्यू इंटू एल, ठीक है जी। दैट मीन्स ये एल पे तो डिपेंड करता ही करता है कि इसका इंडक्टेंस कितना है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो एसी पास कर रहे हो ना भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। यूनिट फिर इसकी तुम्हें पता ही है, एक्सेल की क्या रहेगी, ओम ही रहेगी। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है बताओ, तो भैया फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे वेरी करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखोगे उतनी ही एक्सेल की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहां पे एक और बात नोट करना कि फॉर डीसी सर्किट्स या डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, याद रखना, आगे से पहली बार बता दी, आगे से याद रखना। डीसी वेरी नहीं ना करता मेरे भाई, डीसी में वेरिएशंस ही नहीं है, वेरिएशंस ही नहीं है तो वेरी करेगा नहीं तो उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। भाई डीसी करंट वेरी ही नहीं करता, उसमें वेरिएशंस ही नहीं है, उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, डीसी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। अब क्योंकि उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है तो फ्रीक्वेंसी उसकी उल्टी होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। अब डीसी सर्किट की भाई फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो डीसी सर्किट्स में इसने जो इंडक्टेंस ऑफर करना है वो 0 ऑफर करना है, क्योंकि 0 हो गया तो 0 हो गया ना, वो हमने पहले बोला हुआ है कि डीसी सर्किट में करंट में वेरिएशन नहीं है, इसलिए इंडक्टर अपना कोई रोल प्ले नहीं करता। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल याद रखो, ये ग्राफ याद रखो। इसके बाद इस लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। वैसे तीसरा पार्ट अपना रह गया एसी थ्रू कैपेसिटर। अब बेटा उसमें भी करने के लिए काफी बातें हैं, आधा घंटा लग जाएगा, ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे तो इसी का पार्ट है, लेकिन उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे ताकि उसको ठीक से करें, नहीं तो जल्दबाजी हो जाएगी। इसमें भी लास्ट में फिर मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फायदा कोई नहीं है। तो यहाँ तक कवर अप करो, कोई दिक्कत होगी बताना। लास्ट में थोड़ा फास्ट करा दिया मैंने, आप स्लो करके देख लेना भाई। तो कोई दिक्कत होगी वो लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं सारे के सारे। इन सब चीज़ों को कवर अप करके रखो। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं इससे रिलेटेड जितने के स्टार्ट हो गए वो करने आप स्टार्ट कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत फिर से वही बात, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।